स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग पिछले क्लास में दिए गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पहले देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे उसके हिसाब से, है ना। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। चलिए हम फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, Q इक्वल टू NE, है ना। Q क्या होता है? चार्ज ऑन द बॉडी, है ना। जिस चीज पे मुझे मालूम करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस पे चार्ज ऑन दी बॉडी। N क्या है यहाँ पे? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है यहाँ पे? E है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग, अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहें, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये डिनोमिनेटर में चला आएगा, n इक्वल टू Q बाई E, ठीक। तो अब आप पुट कर दीजिए Q यानी कि चार्ज ऑन द बॉडी। तो चार्ज जो यहाँ पे है वो कितना है? 1 कूलम है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? हमने पढ़ा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पे साइन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक। तो यहाँ भी हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 कूलम चार्ज बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, यहाँ भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विदाउट साइन भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये प्योर नंबर है, ठीक है। कूलम कूलम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। आज थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ये हम देखेंगे करंट फ्लो होता है किसी मटेरियल में या नहीं, उसके बेसिस पे, ठीक है। ये हमने बचपन के भी क्लासेस में पढ़े हैं। यहाँ पे आपको एक चीज सिर्फ नया मिलेगा। पहले तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले कंडक्टर्स, है ना। मटेरियल को 3 तरह के ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है मटेरियल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं, हर चीज में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती, है ना। बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसमें से करंट पास हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से करंट स्लोली पास हो सकती है। कहने का मतलब कुछ मटेरियल करंट को पास होने के लिए अलाउ तो करती है, बट बहुत ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही करंट को फ्लो होने नहीं देती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होता है? दो सब्सटेंसेस which allow
चार्ज, चार्ज की बजाय आप करंट भी लिख सकते हो, विच अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट, through them are called conductors। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या है, कॉपर। मैक्सिमम आजकल जो वायर यूज होता है वो कॉपर का यूज होता है क्योंकि ये कंडक्टर है। नेक्स्ट फिर एल्यूमिनियम, और कौन सा देखते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम हो गया है ना, सिल्वर, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है सिल्वर को। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चार्ज पाया जाता है ना, ये कह सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, डीसी, ये सब चीजें क्या हो गई, कंडक्टर्स हो गई, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या चार्ज पास हो सकता है इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा। एक होता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, इनको ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इंसुलेटर्स को, और कंडक्टर को क्या कहा जाता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, ये क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये वो सब्सटेंसेस होता है जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये चार्ज को अपने में से फ्लो नहीं होने देता, बहुत ज्यादा हाईली रेजिस्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लगाता है ना। आगे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पे भी, रेजिस्टेंस क्या होता है। फिलहाल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इंसुलेटर्स क्या होता है, दो सब्सटेंसेस which do not allow charge, या इसमें भी लिख सकते हैं हम करंट, to pass through them are called insulators, are called insulators। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, है ना, पेपर, वुड, एटीसी। ये सब क्या हो गए, इंसुलेटर्स हैं। इनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप का मटेरियल आपको मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स, ये रेसिस्टर्स क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि चार्ज को अपने में से फ्लो तो होने देते हैं लेकिन बहुत इजीली नहीं, है ना। ये थोड़ा मॉडरेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मॉडरेट रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है।
यानी कि चार्ज इसमें से फ्लो तो हो सकता है लेकिन बहुत इजीली नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, those substances which offers moderate resistance to the flow of charge, या फिर हम इसे लिख सकते हैं करंट। ठीक है, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो मॉडरेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है चार्ज के फ्लो को। ठीक है, आर कॉल्ड रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स से कम होता है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ insulators is less than conductors but more than इंसुलेटर्स। यहां पे एक टर्म आया है कंडक्टिविटी, है ना। ये कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चार्ज को फ्लो होने देती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है इंसुलेटर्स की कंडक्टर से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो ये तीन तरह के मटेरियल्स पाए जाते हैं जिनका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे किया जाता है कि चार्ज उसमें से फ्लो हो सकता है या नहीं। चलो हम आगे देखते हैं। चलिए, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि क्यों कुछ मटेरियल्स कंडक्टर होते हैं और कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। ऐसा क्या खास बात होता है मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से कुछ चीजें बहुत अच्छे कंडक्टर होती हैं और कुछ चीजें इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। देखो, कोई भी मटेरियल स्टूडेंट्स हमारे आसपास जो पाया जाता है ना, वो सब के सब एटम से बने होते हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी मटेरियल जो होता है वो एटम से बने होते हैं। ठीक, तो ये भी एक मटेरियल है, सपोज कर लो, जो कि किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। ठीक, एक एटम है, दूसरा एटम, इस तरह के कई सारे एटम्स इसमें होंगे। अब क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, हम पहले बात कर चुके थे, और इनके ऑर्बिट्स में जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कितना टाइटली ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, इस पे डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कंडक्टर होगा या फिर इंसुलेटर्स होगा। अगर ये जो न्यूक्लियस है
अगर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है, इतना टाइट पकड़ के रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव ही नहीं कर सकता, इधर उधर चल ही नहीं सकता, तो फिर ये इंसुलेटर हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं तो समझ लो चार्ज ही नहीं चलेगा, और जब चार्ज नहीं चलेगा तो फिर ये मटेरियल क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। क्योंकि चार्ज को ये चलने नहीं देता, इसका न्यूक्लियस इतना टाइटली इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए है कि ये चार्ज चल ही नहीं सकता, है ना। तो जब चार्ज नहीं चल सकता तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे इंसुलेटर, है ना। ये इंसुलेटर है, यानी ऐसा मटेरियल है जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। चलिए अब एक दूसरा तरह का मटेरियल है ना। ये भी एटम से बने होंगे, ये भी एटम से बने होंगे, तो इनका भी जो न्यूक्लियस होगा वहां पे प्रोटॉन होगा जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में या अदर सेल्स में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही लूजली अट्रैक्ट करके रखा होता है ना, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत कमजोर है, तो जब बहुत कमजोर अट्रैक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहां से निकल के फ्रीली मूव करने लगेगा, इधर जा सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका भी इस वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी इधर उधर जा सकता है ना। इस वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी फ्रीली मूव कर सकता है ना। क्यों फ्रीली मूव कर सकता है ये सब, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ही वीक है। इसका मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। फ्री कहने का मतलब ये फ्री टू मूव है, ये इजीली मूव कर सकते हैं ना, रैंडमली ये इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, है। तो कंडक्टर्स ये होती है जिसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ठीक है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर क्यों होता है कोई मटेरियल और कंडक्टर क्यों होता है। इंसुलेटर उस मटेरियल को कहेंगे जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहने का मतलब चार्ज मूव कर सकता है। ये तो हुई सॉलिड की बात। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी इसी तरह दो टाइप का होगा, है ना। ये कोई सॉलिड मटेरियल है ना, ऐसे हम समझ लेना बच्चों, सॉलिड मटेरियल, ये भी क्या है, सॉलिड मटेरियल। चलिए अब लिक्विड्स की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता, मॉलिक्यूल्स तो इसमें होते हैं, है ना, शुगर के मॉलिक्यूल्स तो इसमें होते हैं, बट वो न्यूट्रल होता है, सबका सब न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता, ठीक। तो जब उसमें कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता तो चार्ज चलेगा ही नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो चलेंगे लेकिन उनको चार्ज नहीं है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो चलेगा ही नहीं। तो चार्ज नहीं चलेगा तो फिर ये मटेरियल क्या कहलाएगा, ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, इंसुलेटर हो गया, ठीक, इंसुलेटर हो गया। अब इसी तरह अगर हम साल्ट सॉल्यूशन ले लें, है ना, ये सपोज कीजिए साल्ट सॉल्यूशन है, तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, जो साल्ट होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। जब भी साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आयंस में टूट जाता है, ठीक है। ये सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। और ये वाटर में फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना। ये सोडियम वाटर के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है, ये क्लोराइड आयन भी वाटर के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, कहने का मतलब है ये चार्ज है, ठीक है। तो
तो चूंकि चार्ज यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है ना, सोडियम उधर जा सकता है, क्लोरीन इधर आ सकता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है, तो इसलिए हम साल्ट सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन कंडक्टर हो गया। तो सिंपल है, कोई भी चीज जिसके अंदर चार्ज मूव कर सकता है फ्रीली वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा, और कोई भी मटेरियल जिसके अंदर चार्ज मूव नहीं कर सकता वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। चलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या है कि मैं तो टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी बुक को फॉलो करनी है, ताकि कोई चीज हो सकता है यहाँ पे नहीं समझ में आया आपको, तो बुक में एक बार देख लेने के बाद हो सकता है डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो एक बुक आपको फॉलो करनी है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो फिलहाल एनसीईआरटी की बुक आपके लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत कॉम्पैक्ट मटेरियल होते हैं। इधर हमारे इलाके में इजीली अवेलेबल हो जाता है ये एस चांद की जो बुक है ना, एस चांद का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन किताबों की मदद आप ले सकते हैं। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी होते हैं। वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा, यहाँ भी मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है एस चांद का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप उस बुक को रख लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. ठीक है, चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक, देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज या चार्ज वाला कोई मटेरियल जिसके अंदर चार्ज डेवलप हो चुका हो, है ना, मान लेते हैं ये एक मटेरियल है जिसके अंदर Q चार्ज है, ठीक है,
और ये चार्ज पॉजिटिव है मान लेते हैं, ठीक है। एक चार्ज मटेरियल है, तो चार्ज मटेरियल क्या करता है, अपने आसपास जो है वो एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज मटेरियल अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एरिया तक होता है ना, बहुत रीजन तक होता है। वैसे तो थियोरेटिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट तो नहीं होता है ना, बट इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक। चार्ज के आसपास का रीजन जहां पे एक दूसरा चार्ज को लाने पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, उस इलाके तक के रीजन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, है ना। सिंपल वे में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पर हम एक दूसरा चार्ज अगर लाएं तो दूसरा चार्ज जिसे हम लाएंगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो मैंने एक दूसरा चार्ज ले आया, प्लस क्यू छोटा सा एक चार्ज है, इसको मैं ले आया, तो जहां तक ये चार्ज फोर्स फील करेगा, है ना। सपोज कीजिए पहले मैं इसे यहां तक लाया, इस जगह तक, इस पॉइंट ए तक, मैं इस चार्ज को कहीं से इस पॉइंट तक लाया, ये कोई फोर्स फील नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे इस चार्ज की वजह से यहां तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहां से उठा के थोड़ा और इसके क्लोज ले आते हैं, मान लो यहां तक ले आया बी तक, तो बी तक लाया तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस वाले चार्ज पे फोर्स लगने लगा, है ना। फोर्स इस पे लगाएगा कौन, ये वाला चार्ज, है ना। आपको एक चीज मैं नहीं बता पाया, थोड़ा सा बता देता हूं कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के आसपास हों तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं, है ना। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के लिए क्या करता है, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में जब ये वाला चार्ज आएगा तो ये उस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अच्छा, दो नेगेटिव चार्जेज हो तो भी यही बात होगी, ये नेगेटिव चार्जेज भी क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। बट अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा, ये वाला उसकी तरफ जाएगा, ये वाला इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए है। इसकी फील्ड में जब हम दूसरे चार्ज को ले आते हैं तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। तो जहां से ये फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है वहां से इधर का इलाका जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस चार्ज का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं इन्फिनिटी पे एक चार्ज है ना, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर एक चार्ज है, ठीक, एट इन्फिनिटी, और ये 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक। इस चार्ज को हम क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी से फोर्स लगा करके, है ना, इसमें फोर्स लगाएंगे, खींच के इसको लाएंगे। मान लो हम इसे यहां तक ले आते हैं, पॉइंट ए तक, ठीक है। तो क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल, बगैर वर्क क्या आ नहीं सकता, है ना। ठीक है, हमने इस पर फोर्स भी लगाया और इसको डिस्प्लेस भी किया, है ना, यहां से यहां तक डिस्प्लेस भी किया। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो यहां वर्क हुआ, तो इस यूनिट चार्ज को मुझे इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, है ना, दैट वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, ठीक है। उस चार्ज को मैंने यहां तक ले आया, तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA का मतलब हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो पॉइंट A में जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा वर्क डन बाई चार्ज, कितना चार्ज में वहां से यहां तक ले आया। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन किया 10 जूल। ठीक है, और ये चार्ज मैं मान लेता हूं कि 1 कूलम चार्ज में वहां से यहां तक लाता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा है ना, पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट ए का वर्क डन जो कि 10 जूल है डिवाइडेड बाई चार्ज, कितना चार्ज में लेके आया 1 कूलम। ठीक है, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 ही मिलेगा हमको, और ये हो जाएगा जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को ही एक और नाम दिया जाता है वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, तो पॉइंट ए की पोटेंशियल क्या हो गई 10 वोल्ट हो गई। ठीक, अच्छा अब मैं इसको कुछ और दूर ले आना चाहता हूं, और क्लोज ले आना चाहता हूं, है ना। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में मैं इसे कुछ और क्लोज ले आना चाहता हूं। मान लो मैं यहां तक ले आया, बी तक ले आया, तो मुझे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो और काम करके मैंने और वर्क करके मैंने इस चार्ज को इतना क्लोज ले आया, बी तक ले आया। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक लाने में मैंने जो वर्क किया था वो 10 जूल था। अब इससे आगे जो मैंने वर्क किया, यहां से आगे मान लो मुझे और 10 जूल वर्क करना पड़ गया। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक लाने में 10 जूल और फिर यहां से यहां तक लाने में 10 जूल, तो टोटल हो गया 20 जूल वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन हो गया 20 जूल और चार्ज में लेके आया 1 कूलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 20 जूल पर कूलम, और इसी को हम 20 वोल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आंसर लिख के आप मुझे कमेंट करेंगे कितना होगा। इन्फिनिटी से एक चार्ज को मैं, यह भी इन्फिनिटी पे है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर एक पॉइंट सी तक लाया गया। ठीक है, ये पॉइंट सी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है। ठीक, यहां तक चार्ज को लाया गया। ठीक है, वर्क करना पड़ा आपको वर्क डन आपको करना पड़ गया 20 जूल, और जो चार्ज आप लेकर के आए वो चार्ज था मान लो 2 कूलम। ठीक है, तो पॉइंट सी की पोटेंशियल कितनी है ये आपको बतानी है। चलिए हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस,
इसको भी स्टूडेंट्स V से ही दिखाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाया जाता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से दिखाया जाता है। ठीक, तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस difference between 2 points in an electric field, सर्किट भी कह सकते हैं, वैसे एक अलग चीज है सर्किट, लेकिन क्लास 10th में यही हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving a unit positive charge, from one point to the other point, क्लास करने आ गए बच्चे, कल से आना। ठीक है, हाँ कल से, फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। बड़ा सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। चलिए समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और यहां की पोटेंशियल जो है वो मान लेते हैं 10 वोल्ट है। ठीक, इसी चार्ज को यहां तक लाया गया है और उसका पोटेंशियल कितना आया? 10 वोल्ट। और ये एक दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है। ठीक, और यहां का पोटेंशियल मान लो कितना है? 15 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है ना? तो हम यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल कहां पे है? बी पे है, तो लिखेंगे 15 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल कहां पे है? ए में। कितना है? 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सेल होता है ना, हम लोग अक्सर देखते हैं ये सेल होता है, इसमें लिखा रहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.5 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है कि ये 1.5 वोल्ट सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां कुछ पोटेंशियल होगा और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां का कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 3.5 वोल्ट। ठीक है,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो हो जाएगा हायर पोटेंशियल है 5 वोल्ट माइनस लोअर पोटेंशियल है 3.5 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना आया 1.5 वोल्ट आया। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। 1.5 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। कहाँ कहाँ का, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉइंट का और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है। तो डिफरेंस 1.5 है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ 5 वोल्ट ही हो, है ना, हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है, 10 वोल्ट भी हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट हो सकता है पोटेंशियल, और पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल जो है मान लो कितना होगा 8.5 वोल्ट होगा। तब भी ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आने वाला है 10 वोल्ट माइनस 8.5 वोल्ट, ठीक है, यानी कि 1.5 वोल्ट होगा। तो हमें मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना, सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में हो सकता है अलग अलग वैल्यूज हो, लेकिन हम उसे अलग अलग वैल्यूज को ना लेकर के हम उनका डिफरेंस को लेंगे, ठीक है, जब भी सेल की बात हो। वैसे भी क्वेश्चन में उनका डिफरेंस दिया रहता है, ठीक। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में कितना फर्क है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हमने दो टर्म्स देखा, एक तो देखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दूसरा हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को ही कैपिटल वी से ही दिखाया जाता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी और पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को कभी कभी इंडिकेट कर दिया जाता है किन दो पॉइंट्स के बीच, मान लो ए और बी के बीच लिखा हो तो यहाँ पे आप छोटा सा ए भी लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। ये दोनों का एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही कभी कभी वोल्टेज भी कहा जाता है, वोल्टेज, जो आमतौर पर ये वर्ड यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, हमारे इलाके में वोल्टेज ही बोला जाता है, ये कितना वोल्टेज है। तो हमारे जो मेंस से सप्लाई आती है ना, जिससे हम अपने घरों में वायर खींच के लाते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है ना। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल में वो होता है 220 वोल्ट। तो असल में उसे हम वोल्टेज कह देते हैं कि वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक। चलिए, तो दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और इस वोल्ट को भी वी से ही दिखाया जाता है। तो कई बार सिंबल्स में कंफ्यूजन होता है, तो क्वेश्चंस को हम केयरफुली पढ़ेंगे कि वो जो वी है वो फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को, या उसकी यूनिट को, है ना। ये हम क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा ये पोटेंशियल डिफरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते क्यों हैं, ठीक। देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। देखो क्या है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहां का पोटेंशियल है मान लो 20 वोल्ट, ठीक। एक दूसरा पॉइंट है बी, यहां का पोटेंशियल मान लो है 30 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है कि अगर हायर पोटेंशियल पे मैं एक चार्ज रख दूं, ठीक है, जैसे कि मैं रख देता हूं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक।
इस जगह पे मैंने इस चार्ज को रख दिया, ठीक है। तो ये चार्ज क्या करेगी, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। ये चार्ज तभी फ्लो करेगी जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये चार्ज इधर मूवमेंट करने लगेगी, ठीक है। क्यों मूव करेगी ये चार्ज, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए ये चार्ज इधर से इधर मूव करेगी, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी ट्यूब होता है ना, मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक। हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब में ना यहां तक पानी भर देते हैं, है ना, वाटर भर देते हैं, और यहां क्या करते हैं, एक लीड लगा देते हैं, ठीक है। पानी को हम यहां पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक। तो क्या है कि इस वाटर के अंदर टेंडेंसी है कि ये ऊपर जाना चाहेगा, है ना, यहां से ये ऊपर जाना चाहेगा, और ये वाला लेवल जो है वो नीचे आना चाहेगा, ठीक है। और वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि दोनों का लेवल क्या हो जाए, सेम हो जाए। पता है ये ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस है ना, यहाँ का प्रेशर कुछ और है, यहाँ का प्रेशर कुछ और है, ठीक है। यहाँ का प्रेशर जो है वो हाई है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है, लो है। तो वाटर कहां से कहां फ्लो करना चाहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जिस तरह से वाटर फ्लो होना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं मिलेगा तो वहां चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेवल नीचे आ जाएगा, है ना, पानी यहां से यहां, और ये लेवल उठ जाएगा ऊपर। और जब दोनों जगह का प्रेशर इक्वल हो जाएगा ना, यहाँ और यहाँ का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जब यहां से यहां आने लगेगा तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, है ना। एक चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल मान लो हो गया 21 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल घट जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 29 वोल्ट। फिर थोड़ा सा चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा चार्ज, तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा 22 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा 20 वोल्ट। इस तरह से होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा जैसे कि 25 वोल्ट, वही पोटेंशियल यहाँ भी हो जाएगा 25 वोल्ट। और जब दोनों जगह का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगी, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है भाई, चार्ज के फ्लो होने की क्या कंडीशन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना। जहां भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां चार्ज फ्लो होगा, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे। चलो एक क्वेश्चन है, बेहतर होगा आप लोग अपना पेपर पेन निकाल लीजिए और सॉल्व भी करते जाइए साथ में। स्क्रीन पॉज करके आप ये काम कर सकते हैं। पहला है, हाउ मच वर्क इज डन how much work is done in moving a charge of 2 coulombs
a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point 128 वोल्ट। ठीक है, सवाल क्या है कि कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट वाले पोटेंशियल 118 वोल्ट के पोटेंशियल वाले पॉइंट से 128 वोल्ट पोटेंशियल वाले पॉइंट तक ले जाना चाहें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए और यहाँ का पोटेंशियल है 118 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल जो है ये पॉइंट बी है और यहाँ का पोटेंशियल है 128 वोल्ट। ठीक है, तो हम एक चार्ज को यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट दैट इज 10 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। और चार्ज जो हम ले जाना चाहते हैं वो कितना है 2 कूलम। हमारे पास फॉर्मूला क्या है V = W/Q। तो आप देख सकते हो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा VQ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10 वोल्ट है इनटू चार्ज जो कि 2 कूलम है, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट कूलम। और चूंकि ऐसा यूनिट इसका जूल है तो हम वर्क डन इक्वल टू लिख देंगे स्टूडेंट्स 20 जूल, यानी जूल का ही एक और एक्सप्रेशन वोल्ट कूलम भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge, passing through a 6 volt battery। ठीक है, सवाल क्या है यहाँ पे हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। हर एक कूलम चार्ज को कितना एनर्जी दिया जाता है ताकि ये 6 वोल्ट बैटरी से पास हो सके। ठीक, तो 6 वोल्ट बैटरी से पास होने का क्या मतलब है, सपोज करो ये 6 वोल्ट की एक बैटरी है, वैसे आपको सेल के जैसा दिख रहा है सिंगल, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बैटरी है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 वोल्ट है। ठीक, तो 6 वोल्ट से पास होने का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है ना। इसमें से चार्ज तब पास होगा जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से किसी कंडक्टर के जरिए कनेक्शन दे दें। ठीक है, कनेक्टर कहने का मतलब कोई वायर, जैसे कॉपर का वायर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम वायर, इसको कनेक्ट कर दें। कनेक्ट कर देंगे तो क्या होने लगेगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या है हाई है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है लो है, और इन दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। तो चार्ज फ्लो होने लगेगा इधर से इधर तक। ठीक है,